हमने कम दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलिए पॉइंट नंबर 7 और 8। पॉइंट 7 बताता हूँ पहले। ये मैं चैप्टर में हूँ। पॉइंट 7 इसकी कहानी समझ लें। इसकी कहानी ये है कि शुरू में इनिशियली हमने टोटल 100 मिलियन को लाइबिलिटी 91 और इक्विटी 9 में तोड़ लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो लाइबिलिटी थी उसके ऊपर ये वाला टेबल बना, डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कैश, क्लोजिंग बैलेंस। ये कॉलम्स आगे बढ़ते रहे। अभी यहां पर हम पहुंचे हुए हैं और ये लाइबिलिटी फलते फूलते 96 तक पहुंच गई है। लेट्स ये पूरी पिक्चर दिखा रहा हूं। ठीक है, 96 तक पहुंच गई है। ये मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिखा। ठीक है, वो बोर्ड पे ना इसकी राइटिंग और इस स्क्रीन पे राइटिंग 96 तक पहुंच गई है, 91 फलते फूलते। अब हुआ ये कि जिस दिन ये 96 है, हमें ख्याल आया कि छोड़ो दफा करो, बस हम ये लोगों से डिवेंचर्स वापस खरीद लेते हैं। उनको कहेंगे जी सॉरी, आप कैमरे को देख के हाथ ला दें और ये आप हमें पैसे लेके तो ये डिवेंचर हमें वापस कर दें। हम इन डिवेंचर्स को खत्म कर देते हैं, पे ऑफ करके। ऑब्वियसली पैसे देने पड़ेंगे ना, ये थोड़ी जाओ जो मर्जी कर लो, पैसे देने पड़ेंगे। तो हम पैसे देके इन डिवेंचर्स को कर देते हैं खत्म। अब अगर हम खत्म कर रहे होंगे, इसको मैं रीपेमेंट कह देता हूं। अगर हम खत्म करने लगे होंगे तो उसके लिए पैसे पे करेंगे ना। लेट्स से कि हम इसके लिए 99 पे करने लगे। लेट्स से हम इसके लिए 99 पे करने लगे। तो जिस तरह शुरू में हमने जितने पैसे मिले थे उसको लायबिलिटी और इक्विटी में तोड़ा था, और लायबिलिटी में कैसे तोड़ा था? उस वक्त लायबिलिटी की वैल्यू निकाली थी। कैसे? फ्यूचर कैश फ्लोस डिस्काउंटेड एट उस वक्त का मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और डिफरेंस को इक्विटी कहा था। ये जो नहीं मेरा हाथ पड़ गया। अब हम इसी तरह का एक काम ये करेंगे कि अभी हम कैश पे कर रहे हैं 99, तब हमने कैश रिसीव किया था 100, और हमने इस 100 के बारे में ये कहा था कि इस 100 के 2 टुकड़े किए थे। अब हम कैश पे कर रहे हैं 99, और हम इस 99 के बारे में ये कहने लगे हैं कि इस 99 में भी 2 टुकड़े होंगे। 100 को क्या कहा था कि इसमें जो हमें पैसे मिले हैं लायबिलिटी के लिए कितने मिले हैं, इक्विटी के लिए बाकी 9 मिले होंगे। अब हम 99 पे कर रहे हैं, तो लायबिलिटी को सेटल करने के लिए कितने पे कर रहे हैं, और उन लोगों की जो इक्विटी के जज्बात बन गए हुए थे उसको सेटल करने के लिए कितने पैसे दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी। बिल्कुल उसके पैरेलल में इसलिए बता रहा हूं, कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी कि जिस तरह से वो शुरू में 91 निकाला था ना, कैसे निकाला था? उस वक्त खड़े होके फ्यूचर कैश फ्लोज, उस वक्त के मार्केट रेट पे डिस्काउंट। तो यहां पर भी हम जहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं? जिस दिन रीपेमेंट कर रहे हैं उस दिन जितने कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज बाकी रह गए थे डिस्काउंटेड उस वक्त के मार्केट इंटरेस्ट रेट पे, वो आंसर आ गया लेट्स से 97.4। तो फिर अब हम अगर 99 पे कर रहे हैं तो फिर यकीनन हम लोग 1.6 इक्विटी के लिए पे कर रहे होंगे। अब इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? एक चीज और बता दो, बल्कि खैर है वो डबल एंट्री से बता देता हूं। अब हम करेंगे ये कि हम इस कैश की एंट्री क्या करेंगे? कैश क्रेडिट 99, लायबिलिटी डेबिट हमारी बुक्स में जो मौजूद है 96। ये 97.4 क्यों निकाला था? 1.6 कैलकुलेट करने के लिए। इक्विटी डेबिट 1.6, और अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली लायबिलिटी के ऊपर लॉस है। क्यों लॉस? क्योंकि 96 कैरिंग अमाउंट वाली लायबिलिटी को सेटल करने के लिए हमें 97.4 देना पड़ रहा है, तो वो P&L के अंदर जाएगा 1.4। ये P&L की गंदी मंदी एंट्री हो गई। ये मैं सारी ही ना ये साफ करके बनाता हूं। एंट्री होगी लायबिलिटी डेबिट 96, क्योंकि कैरिंग अमाउंट 96 है। इक्विटी डेबिट ये जो 1.6 निकाला है हमने। कैश क्रेडिट 99, क्योंकि अभी तो जेब से 99 जा रहा है। और अब ये जो डिफरेंस है ना, ये 1.4 का, ये बेसिकली 1.4 का डिफरेंस है लायबिलिटी के ऊपर लॉस। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी जो हमारी बुक्स में 96 आ रही थी उसके लिए हमें जो 99 पे करना पड़ रहा है उसमें लायबिलिटी पोर्शन 97.4 है। तो वो 97.4 और 96 का जो डिफरेंस है वो हमारा 1.4 लॉस है जो मैंने यहाँ P&L में डेबिट किया। अच्छा, ये एंट्री करने के बाद अब देखिए हमारी, क्योंकि अब जब खत्म करना है तो इक्विटी को भी खत्म करना है। अब इक्विटी की तरफ अगर देखेंगे तो इक्विटी पहले दिन हमने 9 की रिकॉर्ड की हुई है, और अभी हम उसको 1.6 से डेबिट कर रहे हैं।
तो इक्विटी में बैलेंस कितना बाकी रह गया, 9 और 1.6। तो इक्विटी में बैलेंस बाकी रह गया, नहीं ये कलर ठीक नहीं है, इक्विटी में बैलेंस कितना रह गया, 9 पहले था, 1.6 डेबिट हो गया, तो 7.4 रह गया। तो इक्विटी में जो 7.4 रह गया वो उठा के हम लोग रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो जो हमने इनिशियली लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट तोड़ा था, हम उसको इक्विटी और लायबिलिटी कंपोनेंट तोड़ने के लिए जो इनिशियली हमने तरीका आजमाया था, वही अब हम इसको रीपे करते हुए भी तरीका आजमाएंगे। और रीपेमेंट से मेरी मुराद ये है कि अभी मेच्योरिटी नहीं पहुंची, मेच्योरिटी पहुंची होती तो फिर तो सेटल हो रहा होता ना, हम दरमियान में ही खत्म कर रहे हैं, इसको एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। तो ये उसकी अकाउंटिंग बताइए कि जितना पैसा अब हम दे रहे होंगे, हमें उसके भी 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। और 2 टुकड़े कैसे करेंगे, जिस तरह इनिशियली किए थे। इनिशियली क्या किया था, आए हुए पैसों में से लायबिलिटी माइनस करके बाकी इक्विटी के आए थे, अब जाने वाले पैसों में से लायबिलिटी के माइनस करके बाकी इक्विटी के गए होंगे। पहले लायबिलिटी का पोर्शन कैसे निकाला था, उस वक्त के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, उस वक्त के मार्केट रेट पे डिस्काउंट। अब ये 97.4 कैसे निकाला, अब से ऑनवर्ड रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एड अब का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दोनों में तकरीबन पैटर्न एक ही है। और ये तो मैंने एंट्री से 1.4 निकाल दिया। अगर एंट्री के बगैर भी देखना चाहें तो जो लायबिलिटी की पेमेंट के टाइम पे हम फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं और जो उसकी कैरिंग अमाउंट है, इनका डिफरेंस हम लॉस ले रहे हैं। और जैसे खरीदते हुए हमें ट्रांजेक्शन, खरीदते हुए नहीं सॉरी, इशू करते हुए ट्रांजेक्शन कॉस्ट पड़ी थी, तो उसको हमने क्या किया था, रेशो में तोड़ा था। किस रेशो में, 91 और 9 की रेशो में तोड़ा था। नजर भी आ रहा है स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट, 91 और 9 की रेशो में तोड़ा था। अकॉर्डिंगली डेबिट लायबिलिटी और इक्विटी में किया था। अब भी अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी तो उसको हम 97.4 और 1.6 की रेशो में तोड़ेंगे। ए नहीं, हाथ नहीं पहुंच रहा, 97 और पहुंचा के छोड़ूंगा हाथ, ये 97.4 और 1.6 की रेशो में हम अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बांटेंगे। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बांट के डेबिट कहां करेंगे, इक्विटी वाली ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इक्विटी में डेबिट कर देंगे। इस एंट्री से पहले करेंगे ऐसा, क्योंकि ये एंट्री तो मैंने इक्विटी में बैलेंसिंग फिगर को रिटेन अर्निंग में फेंका ना, तो इससे पहले करेंगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एंट्री। और जो लायबिलिटी पोर्शन बनता होगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट का, हमने तो लायबिलिटी खत्म कर दी हुई है, तो वो पोर्शन फिर P&L में चला जाएगा। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर हमें इस वक्त रीपेमेंट के टाइम पे पड़ेगी, लेट्स से 1 मिलियन, तो उस 1 मिलियन को हम 97.4 और 1.6 की रेशो में बांट के इक्विटी वाला पोर्शन इक्विटी में डेबिट करेंगे और लायबिलिटी वाला पोर्शन P&L में चला जाएगा। ये सारी अंग्रेजी मैंने आपको इस मिसाल से समझाई है, तो आप ये सारी अंग्रेजी पढ़ लें। ये पॉइंट नंबर 7 सारा पढ़ लें आप। स्क्रीन पे मैंने आपको सामने कर ही दिया वैसे तो, लेकिन आप पॉइंट 7 सारा पढ़ लें जी, पॉइंट 7 आप सारा पढ़ लें। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 7 सारा पढ़ना है, एबीसी पूरा। 8 अभी नहीं बताया। पॉइंट 7 सारा पढ़ के आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है। सॉल्व करना प्लीज है, सॉल्व करना, 3 सॉल्व करना है। फिर पास्ट पेपर का सवाल मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखाता हूं। तो आप ये पॉइंट 7 सारा पढ़ के प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लें। और चलो मैं स्क्रीन टाइम ऑन कर रहा हूं, मैं पॉज नहीं कर रहा, ताकि आपको वो टाइम ड्यूरेशन भी मैनेज हो जाए। फिर मैं पास्ट पेपर का सवाल करूं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 सॉल्व करें, पॉइंट 7 पढ़ लें पूरा और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पूरा सॉल्व करें।
चल कर लिया आपने, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 आपने कर लिया। मैंने जो अभी आपको वैल्यूज लेके बात समझाई थी ना, वही सारा कुछ इसके अंदर किया हुआ है। मैंने पहले देखिए, पहले इनिशियल मेजरमेंट तोड़ के दिखाई, और ये जो कैरिंग अमाउंट निकाली हुई है ना वर्किंग 2 के अंदर, ये मैंने हाँ इसमें एक बात बता दूं कि चूंकि कूपन 6 महीने बाद है, इसलिए कूपन रेट को भी और इफेक्टिव रेट को भी आधा किया हुआ है 6 महीने के हिसाब से। तो वो 11 को 5.5 किया हुआ है, और 10 को 5 किया हुआ है, 8 को 4 किया हुआ है, इस वजह से। तो ये वर्किंग 2 जितने पैसे दिए उसमें लायबिलिटी के पैसे कितने थे, वो कंसिडरेशन फॉर इक्विटी से निकाले हुए हैं, और इक्विटी वाले, और लायबिलिटी पे गेन लॉस ये वर्किंग 2 के शुरू में निकाला हुआ है। ये जो कैरिंग अमाउंट आपको 962 नजर आ रही है ना, ये मैंने टेबल भी बना सकता था, और उस टेबल को बना के मैं 31 दिसंबर 15 तक ला सकता था, लेकिन मैंने क्या किया कि रिमेनिंग कैश फ्लोज को पुराने इफेक्टिव रेट पे डिस्काउंट किया, तो वो कैरिंग अमाउंट ही बनी। अगर आपको 962 ऐसे ब्रैकेट से समझ नहीं आ रहा ना, तो कोई बात नहीं, आप अमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल बना ले, 31 दिसंबर 15 के बैलेंस तक पहुंच जाए, कोई मसला नहीं। तो ये अभी जो आपको मैंने वैल्यूज लेके बताई थी, ये मैंने वही वाली एंट्रीज की हैं, ठीक है। वैल्यूज एग्जांपल 3 वाली हैं, लेकिन मैंने आपको भी अपनी वैल्यूज लेके तो ये सवाल करके दिखाया था वही। चले पांच पेपर का सवाल करते हैं, मैं स्क्रीन पे इंशाल्लाह करता हूँ। 5 पेपर्स में ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, दिसंबर 17 का, लाहौर स्टील लिमिटेड। ये सवाल पढ़ लें, मैं करता हूँ उसको सॉल्व। सवाल पूरा पढ़ लीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ। लाहौर स्टील लिमिटेड के नाम से मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 पेपर्स में, दिसंबर 17। आपके पढ़ ले, मैं करता हूँ स्क्रीन पे सॉल्व। चल पढ़ लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट में ना हमसे 2016 की एंट्री पूछी है, सिर्फ 2016। हुआ क्या था, हुआ ये था कि 1 जनवरी 15 मतलब 1 साल पुरानी बात है, हमने शेयर्स कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए थे, और नाम कन्वर्टेबल नहीं लिखा, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए थे। 6% कूपन रेट था, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी डिफरेंट मजे की बात ये थी कि जो 1 मिलियन 100 रुपए पे, मतलब 100 मिलियन हो गए, तो इनमें से आधे यानी 50 मिलियन 31 दिसंबर 19 पे वापस हो जाने थे, और बाकी 50 मिलियन 31 दिसंबर 20 में वापस हो जाने थे। ये प्लान था हमारा, या फिर कन्वर्ट हो जाने थे। तो अगर कन्वर्ट होने थे तो वो कन्वर्ट फिर होने थे 31 दिसंबर 19 पे ही, टिल द डेट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रिडेम्पशन, ये तब ही होने थे फिर। ये पहले 2 पैराग्राफ्स का मतलब है। उसके बाद हुआ ये कि मार्केट में जो रेट चल रहा था वो चल रहा था काइबर प्लस 2% पे, तो काइबर नीचे टेबल में दिया हुआ है। 1 जनवरी 16 यानी 31 दिसंबर 15 तक गुजार के हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी, फिर 1 जनवरी 16 पे आएंगे। 1 जनवरी 16 पे हमने 1 लाख डिबेंचर्स रीपर्चेज किए, सारे नहीं 1 लाख, 1 मिलियन में से 1 लाख मतलब 10% रीपर्चेज किए, और उन 10% को रीपर्चेज करने के लिए हमने 105 रुपए दिए, ये 5 रुपए प्रीमियम, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई 2 रुपए पर डिबेंचर। अब करना यह है कि 2016 की करनी है एंट्रीज। 2016 की एंट्रीज करने के लिए पहले हमें 2015 के क्लोजिंग बैलेंस तक आना पड़ेगा। तो 16 में फिर क्या होगा, रीपर्चेज वाली एंट्री होगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाली एंट्री होगी, और अब जो चूंकि सारे डिबेंचर तो खरीद नहीं रहे, तो जो बाकी 90% रह जाएंगे उनकी ईयर एंड पे वो तीसरी चौथी एंट्री भी होगी, जिसमें एक इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है और एक में पेमेंट होती है। तो 4 एंट्रीज हमने करनी है, लेकिन चूंकि कंपाउंड एंट्रीज हैं तो 3-3 4-4 लाइनें लग सकती हैं। तो मैं कर ये रहा हूं कि मैं एंट्रीज की जगह छोड़ के, आप भी एक पेज छोड़ दें एंट्रीज का, और हम वर्किंग में आ जाते हैं। वर्किंग में आते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर चूंकि मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता ना, पेज नहीं छोड़ सकता इसका, तो आप एक पेज छोड़ के वर्किंग एंट्रीज के लिए वर्किंग पे आ जाए। मैं वर्किंग से शुरू कर देता हूं, क्योंकि मेरे लिए इसको स्क्रॉल डाउन करना मुझे नहीं होगा। ये देखिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो मजीद हो नहीं रहा, क्योंकि लिखा जो नहीं है, लिखूंगा तो स्क्रॉल डाउन होगा।
तो इसलिए आप समझे मैंने एंट्रीज की जगह छोड़ दी, आप एक पेज छोड़े, अब अगले पेज पे आए, वर्किंग सॉल्व करते हैं। हमें वर्किंग में क्या करना है, सबसे पहले तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होने के लिए शुरू से आगे चलना पड़ेगा। तो वर्किंग 1, ये हम इनिशियल रिकॉग्निशन पे इक्विटी और लायबिलिटी को तोड़ते हैं। उसका तरीका क्या था? उसका तरीका ये था कि हमें टोटल जितने पैसे मिले, अच्छा कितने पैसे मिले थे? हमें टोटल पैसे मिले थे 1 मिलियन डिबेंचर्स थे। अच्छा, जब वो 1 मिलियन डिबेंचर कह रहे हैं ना, तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन बड़ी आसान है, हम बस ऊपर रुपीज इन मिलियन कर देंगे, तो हमारा सारा जो डाटा होगा वो टोटल अमाउंट पे चल रहा होगा। तो इनिशियली क्या किया होगा हमने? इनिशियली ये किया होगा, इनिशियली जो टोटल अमाउंट थी, जो इनिशियली टोटल अमाउंट थी वो कितनी थी? 1 मिलियन डिबेंचर्स। और एक कितने पे इशू किया था? एक हमने 100 रुपए पे इशू कर दिया था। तो ये मैं 100 मिलियन से शुरू कर दिया। इसमें से हमने लायबिलिटी कंपोनेंट माइनस करके इक्विटी कंपोनेंट तक पहुंचना है। तो लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे निकाला? 1 जनवरी 15 पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज थे उनकी पीवी निकाली होगी। उनकी पीवी कैसे निकाली होगी? अच्छा, 1 जनवरी 15 पे खड़े होकर सोचते हैं। सवाल में प्लान ये था कि 1 जनवरी 15 को, मैं आपको सवाल भी दिखा देता हूं। 1 जनवरी 15 को 1 जनवरी 15 को हमने 100 रुपए फेस वैल्यू पे ही 1 मिलियन डिबेंचर इशू किए थे 6 ईयर। और होना यह था, 15 से आगे चले, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19, इन 5 साल तक टोटल अमाउंट पे कूपन चलना था। 19 के एंड पे 100 मिलियन में से 50 मिलियन वापस हो जाने थे, तो फिर जो छठा साल होना था उसमें 50 मिलियन पे कूपन मिलना था। तो ये इस तरह से ना कूपन भी और प्रिंसिपल भी दो लाइनों में टूट जाएंगे। कैसे टूट जाएंगे? ऐसे टूट जाएंगे कि जो पहले 5 साल है, मतलब 15, 16, 17, 18 और 19, इन 5 साल में कूपन पूरे 100 मिलियन पे मिलना था। तो मैं 100 मिलियन पे कितना? 6%, यानी 6 मिलियन। तो 6 मिलियन कूपन है 5 साल तक का। और ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 जनवरी 15 पे खड़े होके, और 1 जनवरी 15 पे खड़े होके काइबर था 5% और मार्केट रेट बना काइबर +2 यानी 7%। तो हम इसकी एनविटी डिस्काउंटिंग करने लगे हैं 1 माइनस 1.07 माइनस 5.07। ये पहले 5 साल वाला कूपन हो गया। छठे साल वाला कूपन आधा रह जाएगा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 19 पे, ये है जी, ये लिखा हुआ, प्रिंसिपल इज टू बी रिपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, एक 19 में और एक 20 में, यानी 100 मिलियन को आधा आधा करके 50-50 हमने करके वापस करना है। तो जब आधा वापस हो जाएगा तो छठे साल का कूपन भी तो आधा रह जाएगा ना। तो छठे साल का कूपन रह जाएगा 3 मिलियन, और इस 3 मिलियन पे हो जाएगी सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग पावर 5 के साथ। प्रिंसिपल पहला 50 मिलियन वापस होगा 5वें साल के एंड पे, और दूसरा 50 मिलियन वापस होगा छठे साल के एंड पे। जब आप इन सब की पीवी निकाल लेंगे, इन सब की, तो वो बन जाएगी 95.57। ये मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर टोटल 100 मिलियन में से लायबिलिटी कंपोनेंट माइनस किया, तो बाकी इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा 4.43। ये इक्विटी कंपोनेंट आ गया। ये इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकॉग्निशन, हमने इसको तोड़ा। अब इसको तोड़ना क्यों जरूरी था? ताकि लायबिलिटी कंपोनेंट पता चले। अब हम लायबिलिटी कंपोनेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। वर्किंग 1 ही कह दें, बेशक वर्किंग 2 कह दें, डेट, बल्कि ये इससे आगे चल लेता हूं, वर्किंग 1 ही कह देता हूं ना। डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग बैलेंस। 1 जनवरी 15 को किए थे ना, तो 31 दिसंबर 15 तक हम आ जाते हैं। 31 दिसंबर 15, और लायबिलिटी कंपोनेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है 95.57 से, और इफेक्टिव रेट वही जो हमने इनिशियल कंपोनेंट में इस्तेमाल किया था, यानी 7%। तो इंटरेस्ट आ गया 7% पे 6.69। कूपन रेट कितना है? कूपन रेट तो 6% है 100 मिलियन पे, तो वो बन गया 6 मिलियन। और 31 दिसंबर 15 पे आ गया 96.26। ये हमारी वर्किंग 1 खत्म हो गई। हम 31 दिसंबर 15 पे यहां खड़े हैं। ये वर्किंग 1 की पूरी पिक्चर दिखा दी आपको सामने, कि हमने पहले इनिशियल अमाउंट को तोड़ा, और उसके बाद फिर ये वर्किंग 1 31 दिसंबर 15 पे आके खड़े हो गए कि
31 दिसंबर 15 पे आके खड़े हो गए कि हमारी लायबिलिटी इस वक्त बुक्स में आ रही है 96.26 मिलियन। इसमें से हम 10% रीपर्चेज करने लगे। 10% कैसे मिला? 1 मिलियन डिवेंचर थे ना, तो लिखा हुआ है कि 1 लाख डिवेंचर हम लोग रीपर्चेज कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 16 वाले दिन अब हमने इस रीपर्चेज की कैलकुलेशन करनी है। ये मैं मार्कर बदल लेता हूं। अब हम रीपर्चेज वाली कैलकुलेशन करते हैं। इसको मैं कह देता हूं वर्किंग 2। अब हमने रीपर्चेज के टाइम पे क्या करना है? रीपर्चेज के टाइम पे हमें जानना है कि अब हम जो पैसे दे रहे हैं उन पैसों में से लायबिलिटी के पैसे कितने हैं और इक्विटी के पैसे कितने हैं। और इक्विटी के पैसे, लायबिलिटी के पैसे कैसे निकालेंगे? अब जहां खड़े हैं वहां से ऑनवर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की पीवी अब जनवरी 16 के मार्केट इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और 1 जनवरी 16 पे मार्केट इंटरेस्ट रेट हो चुका हुआ है, काइबोर हो चुका है 6%, तो काइबोर प्लस 2 यानी 8% हो चुका हुआ है। तो अब हमने 31 दिसंबर 15 पे खड़े होके या 1 जनवरी 16 पे खड़े होके हमने अब कैलकुलेशन करनी है कि लायबिलिटी के लिए कितने पैसे दे रहे हैं। तो टोटल पैसे कितने दे रहे हैं? टोटल पेमेंट कर रहे हैं हम लोग रुपीज मिलियन। कितने कर रहे हैं जी? हम लोग कर रहे हैं पर डिवेंचर 5 रुपए प्रीमियम यानी 105 रुपए पे। और कितने डिवेंचर खरीद रहे हैं? 1 लाख। तो 1 लाख डिवेंचर 105 रुपए का एक, तो हम लोग पैसे दे रहे हैं 10.5 मिलियन। 10.5 मिलियन कितने हम लोग पैसे दे रहे हैं? और सही बढ़ा देते हैं। अब इन पैसों में लायबिलिटी कंपोनेंट के पैसे कितने हैं? अब ये मैं जो खरीदते हुए पैसे दे रहे हैं ना, उस पर लायबिलिटी कंपोनेंट निकालने लगा हूं। कैसे निकालना है? ये निकालना है कि अब जो कैश फ्लोज हैं उनकी पीवी अब के मार्केट इंटरेस्ट रेट पे, जो कि काइबोर प्लस 2 8% हो चुका हुआ है। अच्छा, अब हम 1 जनवरी 16 पे खड़े हैं, तो 1 जनवरी 16 मतलब 1 साल गुजर गया। तो ये जो हमने ये वाली कैलकुलेशन की थी ना 7% पे, अब हमने यही वाली कैलकुलेशन करनी है, लेकिन पावर्स में 1 साल कम हो जाएगा क्योंकि 1 साल गुजर गया है। ये जो ऊपर -5 है, -4 रह जाएगा, -5 -4 रह जाएगा, जो आखिरी वाला -6 है वो -5 रह जाएगा, और 7% की जगह 8% आ जाएगा। और दूसरा, अब हम ये 6 मिलियन की बजाय, अब वो तो ऊपर 1 मिलियन डिवेंचर है ना, अब तो 1 लाख डिवेंचर है, तो वो जो ऊपर मैंने कैश फ्लोज लिखे हुए हैं उनमें 6 मिलियन की जगह 0.6 मिलियन हो जाएगा, 3 मिलियन की जगह 0.3 मिलियन हो जाएगा, 50 मिलियन की जगह 5 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि अब हम सिर्फ 10% डिवेंचर हैं जिनके पैसे दे रहे हैं। तो 0.6 मिलियन 1 - 1.08 पावर -4, 3 मिलियन की जगह 0.3 मिलियन, 7% की जगह 8% और पावर -5 की जगह -4, 50 मिलियन की जगह 5 मिलियन, 7 की जगह 8, पावर -5 की जगह -4, 50 की जगह 5 मिलियन, 7 की जगह 8%, पावर -6 की जगह पावर -5, और इन सब की जब आप कैलकुलेशन पीवी निकालेंगे तो वो बनेगी 9.27, 9.27। तो बाकी पैसे फिर हमने जो पे किए होंगे वो किए होंगे इक्विटी के लिए, जो बनते हैं 1.23। ये पैसे फिर हमने यकीनन इक्विटी के लिए पे किए होंगे। ये हम वर्किंग 2 कर रहे हैं, टोटल पेमेंट 10.5 कर रहे हैं। 10.5 कैसे निकाला? 10.5 मैंने ऐसे निकाला कि हम लोग 1 लाख डिवेंचर यानी 0.1 मिलियन डिवेंचर और एक के लिए 105 रुपए दे रहे हैं। ये 10.5 मैंने ऐसे बनाया है। तो 10.5 मिलियन रुपए दे रहे हैं हम, और इसमें लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट कैसे निकलेगा? लायबिलिटी कंपोनेंट जो अब कैश फ्लोज रह गए थे उनकी पीवी अब के मार्केट इंटरेस्ट रेट पे, और जो बाकी है ये इक्विटी कंपोनेंट के पैसे आ गए। अब हम एंट्रीज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज में और तोड़ लूं, इसमें चूंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, ये मैं चलिए मार्कर फिर चेंज करते हैं। अब चूंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है तो वर्किंग 3 ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लेते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट टोटल है 0.2 मिलियन। ये कहां से आई? 2 रुपए पर डिवेंचर और 1 लाख डिवेंचर है, तो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमने लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट में बांटना है। कैसे? 0.2 मिलियन को इस रेशो में 9.27 ओवर 10.5 और 0.2 मिलियन को भी इस रेशो में 1.23 ओवर 10.5। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के टुकड़े आ जाएंगे 0.18 लायबिलिटी का टुकड़ा आ गया और 0.02 ये इक्विटी का टुकड़ा आ गया। ये हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी बांट दिया। तो वर्किंग में हमें ये एंट्रीज के लिए अमाउंट चाहिए थी, और एक वर्किंग और फिर मैं एंट्रीज पे चलता हूं।
एक वर्किंग और ये कि अब जो लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि बाकी 90% रह गई ना, तो उसको भी तो एक साल और आगे बढ़ाना है। ये जो बाकी 90% रह गई मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो बाकी 90% रह गई, अच्छा बाकी किसमें से बाकी, हमारी लायबिलिटी थी 96.26, ये हमारी अभी लायबिलिटी थी। जो बाकी 90% रह गई उससे अब ऑनवर्ड टेबल स्टार्ट हो जाएगा रिमेनिंग के लिए। बाकी कितनी रह गई 96.26 में से 90% जो बाकी रह गई वो रह गई 86.63। ये इसके लिए हम टेबल बनाने लगे। तो 31 दिसंबर 16, अब इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट 96 नहीं रहा ना, क्योंकि वो तो कम हो गई, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया 86.63। अब इसके ऊपर इफेक्टिव रेट लगेगा, और इफेक्टिव रेट वही जो पहले चल रहा था वो चलेगा, बिल्कुल वही चलेगा, वो जो शुरू में 7% चल रहा था तो वो चलेगा। तो इंटरेस्ट इफेक्टिव वाला आ जाएगा 6.06। कूपन रेट वही जो 6% चल रहा था, और पहले कूपन जा रहा था 6 मिलियन, अब रह जाना है 5.4 मिलियन, और क्लोजिंग रह जाएगा 87.29। ये सारी एंट्रीज की मुझे अमाउंट्स मिल गई हैं। अब आप इन सारी वर्किंग्स को, मैं आपको ये वर्किंग्स सारी दोबारा दिखा देता हूं। यहां से शुरू किया मैंने वर्किंग 1, मैंने इनिशियल रिकग्निशन को तोड़ा, इनिशियल रिकग्निशन को हमें तोड़ना था, इनिशियल रिकग्निशन को तोड़ा, उससे हमें ये जानना था कि लायबिलिटी की कहानी कहां से शुरू होनी है और इक्विटी कितनी है, वो 95 लायबिलिटी तोड़ ली। उसके बाद रीपेमेंट पे आने के लिए हमें लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए था, तो ये लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस निकाला 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर। ये मैं वर्किंग 1 को एंड किया। फिर वर्किंग 2 में जो पैसे दे रहे थे रीपरचेज, उसमें हमें 2 टुकड़े चाहिए थे, तो पैसे कैसे निकाले, 1 लाख डिवेंचर इंटू 105, उसमें से लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे निकाला, इन्हीं खरीदने वाले डिवेंचर्स के जो रिमेनिंग कैश फ्लो रहते थे उनको अब के मार्केट इंटरेस्ट रेट पे डिस्काउंट किया, वो आ गया 9.27, तो बाकी पैसे फिर 1.23 के, और 9.27 और 1.23 निकालने के बाद ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इनकी रेशो में बांट दिया। और चूंकि हमने सारी लायबिलिटी खत्म नहीं की तो बाकी की जिंदगी तो आगे बढ़नी थी ना, ये उस बाकी 90% की जिंदगी को आगे बढ़ा दिया। अब इसे एंट्रीज करते हैं। अच्छा, ये वर्किंग जो आपके सामने निकाल दी है, मैं आपको इन्हीं से एंट्रीज बताता हूं। एंट्रीज ऐसा करेंगे, मैं जुबानी बोलूंगा तो आप ये साथ ये अपने सोल्यूशन किताब में, बल्कि मैं चलो साथ साथ दिखाता जाता हूं, क्योंकि देखना तो आपने स्क्रीन पे ही है ना। ये लेंगे 1 जनवरी 16 को देखिए, ये मैंने रीपेमेंट की एंट्री की, तो कैसे की, ये जो कैश दे रहे हैं हम 10.5, ये 10.5 कैश क्रेडिट किया, ये 10.5 कैश क्रेडिट हो गया। लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट, लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट डेबिट की, लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कितनी 96.26 थी, जिसमें से 10% हम खत्म कर रहे थे, 96.26 का 10% हो गया 9.63, ये 9.63 से लायबिलिटी डेबिट हो गई। इक्विटी में कितना डेबिट जाएगा, इस 10.5 मिलियन में जो इक्विटी के पैसे हैं 1.23, ये इक्विटी में डेबिट जाएंगे, ये 1.23 इक्विटी में डेबिट चले गए, और इसकी बैलेंसिंग फिगर 0.36 ये लायबिलिटी के ऊपर गेन हो गया। अच्छा, ये एंट्री की बैलेंसिंग फिगर तो है, डायरेक्टली भी बता देता हूं, हमें लायबिलिटी के रीपे करते हुए 9.27 देने पड़ रहे हैं, जबकि इसकी कैरिंग अमाउंट 9.63 थी, तो फायदा हो गया ना, कम में जान छूट रही है, तो वो जो फायदा हो गया ये वो फायदा है 0.36। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एंट्री, ट्रांजेक्शन कॉस्ट की ये जो मैंने 2 फिगर्स तोड़ी थी, ये नीली नीली 0.18 और 0.02, इसी की एंट्री कर दी, लायबिलिटी कंपोनेंट पीएनएल में चला गया, इक्विटी कंपोनेंट इक्विटी में चला गया, ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एंट्री आ गई स्क्रीन के टॉप पे। उसके बाद ये जो टेबल को आगे बढ़ाया था हमने बची कुछ जिंदगी में, तो ये 6.06 इंटरेस्ट एक्सपेंस की अकाउंटिंग हो गई, और 5.4 कूपन की अकाउंटिंग हो गई। ये ले, ये था जी दिसंबर 17। अच्छा जी, अब आप आइए चैप्टर में, पेज 26 में हूं मैं, पॉइंट एट की अंग्रेजी पढ़ लें, समझ कुछ नहीं आई वैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले पहले जरा आप मेरे समझाए बगैर पढ़ के देखें, और फिर मैं समझाता हूँ तो उसके बाद दोबारा पढ़िएगा। पहले मेरे समझाए बगैर पढ़ के देखें, पॉइंट नंबर 8। चले पढ़ लिया, अब मैं आपको समझाता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़े, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे, मैं सेट 4 पे हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़े, समझाता हूँ।
जी, एंटिटी ने 1000 कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए और जब इशू किए थे उस वक्त टर्म्स ये थी कि 10% कूपन रेट है, हर 6 महीने बाद पे हुआ करेगा और हर बॉन्ड के बदले इतने शेयर्स मिलेंगे कि एक शेयर इन्वेस्टर को 25 रुपए का पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि 1000 रुपए उस इन्वेस्टर ने हमें दिए और उसको इन 1000 रुपए के बदले इतने शेयर्स मिलेंगे कि उसको एक शेयर 25 रुपए का कॉस्ट करेगा। तो कितने शेयर्स मिलेंगे? 1000 को 25 से डिवाइड कर लें और ये आ जाएगा 40। उसको 40 शेयर्स मिलेंगे। ये हमने उन इन्वेस्टर को कहा है कि हमें, ये भी हो सकता है ना कि ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 40 शेयर्स, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या रखा? कॉन्ट्रैक्ट ये रखा कि ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल ऑन मैच्योरिटी इनटू इतने ऑर्डिनरी शेयर्स के एक शेयर की कॉस्ट 25 रुपए पड़ेगी। ये हो गई बात। ये 2011 से बॉन्ड इशू कर दिए थे। 1 जनवरी 12 को आके कंपनी ने फैसला किया कि क्यों ना हम शेयर्स कन्वर्जन ऑप्शन को और मोटिवेशन बनाएं। यानी कंपनी दिए तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, हो सकता है लोग डिवेंचर्स रिडीम करवाना पसंद करें, यानी कैश लेना पसंद करें, लेकिन कंपनी चाह रही है कि क्यों ना इनको हम मोटिवेट करें कि ये इवेंचुअली शेयर्स ही लें। तो कंपनी ने अगर सोचा कि क्यों ना हम शेयर्स कन्वर्जन को और अट्रैक्टिव बना दें, तो इस मॉडिफिकेशन ही हो रही है ना, इस मॉडिफिकेशन पे हमें एक लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लॉस क्यों? क्योंकि हम अगलों को ज्यादा फेवर देने जा रहे होंगे। वो लॉस कैसे रिकॉर्ड होगा? पीएनएल डेबिट होगा और इक्विटी कंपोनेंट क्रेडिट होगा। कैलकुलेट कैसे होगा? कैलकुलेट ऐसे होगा कि अब हम उनको नई ऑफर कर क्या रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा करें कि आप ना इतने शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, लास्ट पैराग्राफ, कि आपको एक शेयर 20 रुपए का कॉस्ट करेगा। यानी हर बॉन्ड के बदले उसको 50 शेयर्स मिलेंगे। तो पहले उसको मिलने थे 40 शेयर्स, अब हमारी इस मॉडिफिकेशन के बाद उसको हर बॉन्ड के नीचे 50 शेयर्स मिलेंगे, तो उसको 10 शेयर्स का हमने फायदा दे दिया। जिस दिन हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उस दिन शेयर मार्केट में 40 रुपए का है, यानी हमने उसको बैठे बिठाए एक बॉन्ड के बदले इन टू 40 रुपए, हमने उसको 400 रुपए का पर बॉन्ड बंदे को फायदा दे दिया। और टोटल चूंकि हमने 1000 बॉन्ड इशू किए थे, तो 1000 इंटू 400, 4 लाख रुपए हमें इमीडिएट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। 4 लाख रुपए का ये लॉस रिकॉर्ड हम करने के, लॉस ऑन अमेंडमेंट डेबिट और इक्विटी कंपोनेंट क्रेडिट। तो ये इधर ये पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है कि एंटिटी में अमेंड द टर्म्स ऑफ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ऐसे कि वो कन्वर्जन की तरफ लोगों को उभारे। तो फिर जितने शेयर्स उनको ओरिजिनल स्कीम के मुताबिक मिलने थे, ये लास्ट सेंटेंस है, फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन द होल्डर वुड हैव रिसीव्ड अंडर द ओरिजिनल टर्म्स। और उससे पिछला जुमला पढ़ रहा हूं, फेयर वैल्यू यानी चौथी लाइन पढ़ रहा हूं, फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन द होल्डर रिसीव्स ऑन कन्वर्जन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अंडर रिवाइज्ड टर्म्स, यानी 50 रुपए इंटू 50 शेयर्स इंटू 40 रुपए। एंड ये डिफरेंस के लिए एंड है, फेयर वैल्यू ऑफ वो कंसिडरेशन जो उनको पुरानी टर्म्स पे मिलती, यानी 40 शेयर्स मिलते, तो जो उनका डिफरेंस है 4 लाख रुपए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको इमीडिएटली पीएनएल में चार्ज कर लेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 से आपको ये चीज सिखाई। अच्छा भाई, अच्छा अब ये कुछ छोटी छोटी सस्ती सस्ती चीजें देख लें। ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं? ट्रेजरी शेयर्स होते हैं जब कंपनी अपने ही शेयर्स खरीद लेती है, अपने शेयर्स खरीद लेती है, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद लेते होंगे, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में अच्छा रेट चल रहा है तो जब बाकी हमारे अच्छे रेट से खेल रहे हैं तो हम क्यों ना खेलें। तो हम अपने ही शेयर्स खुद खरीद सकते हैं। तो चूंकि हम अपने ही शेयर्स खरीद रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कहने की बजाय ट्रेजरी शेयर्स के नाम से डेबिट कर देते हैं और वो इक्विटी में एज अ नेगेटिव आता है, यानी वो इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं होती, ट्रेजरी शेयर्स डेबिट हो जाते हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है कि उनके वो इक्विटी में से डिडक्ट होंगे और हम चूंकि अपने ही शेयर्स खरीद रहे हैं तो इस पर हमें कोई गेन लॉस नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो जितना पैसा दिया होगा ट्रेजरी शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट, और कल को हमने इस पे कोई डिविडेंड वगैरह भी नहीं देना होगा क्योंकि हमारे पास ही तो है शेयर्स। बस इतनी सी बात लिखी हुई है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, गेन लॉसेस, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो इक्विटी कंपोनेंट है, यानी जो हमारी इक्विटी है, उस पे जो हम डिविडेंड लोगों को देंगे वो रिटेन अर्निंग में से डेबिट होगा, और जो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस बनेगा। यानी ये वो बात लिखी हुई है जो पहले भी हम लोग किया करते हैं। ऑफसेटिंग फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी, ये भी एक IAS 1 से उठाई हुई है बात कि अगर हमने किसी एक बंदे से लोन लेना भी है और उसको पैसे देने भी हैं एक ही पार्टी से, तो क्या हम उस एसेट और लायबिलिटी को ऑफसेट कर सकते हैं या अलग अलग शो करेंगे। ये इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन की बात की हुई है, हस्बे तौफीक जिंदगी में कभी दिल करे तो पढ़ लीजिएगा। प्रेफरेंस शेयर्स, IAS 32 का लास्ट क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स लीगली ये ऑर्डिनरी शेयर्स से डिफरेंट लोग होते शेयर्स हैं, यानी लोग हमें पैसे दे रहे होते हैं और हमने उनको बदले में प्रेफरेंस शेयर इशू किए होते हैं। अब चूंकि प्रेफरेंस हैं तो इनको डिविडेंड मिलते हुए भी ऑर्डिनरी से लाइन में आगे खड़ा किया होगा। ऑर्डिनरी डिविडेंड को बाद में डिविडेंड देंगे, इनको पहले देंगे। कल को कंपनी बंद हो गई तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसे बाद में देंगे, इनको पहले देंगे। ये होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि इनकी अकाउंटिंग क्या करनी है। इसके लिए ना मैंने IAS के अंदर भी लिखी हुई चीजें थी, उसके अलावा एक बुक थी, मैंने पहले भी शेयर्स का जिक्र किया हुआ है, ग्रिपिंग IFRS, साउथ अफ्रीका की बुक है। मुझे उसमें एक टेबल बहुत अच्छा लगा, ये मैंने वहां से ना लिख के कॉपी किया हुआ है, बहुत मजे का मुझे टेबल लगा था। इसमें मैं आपको समझाता हूँ। अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं, और रिडीमेबल हैं या तो मैंडेटरी, यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इन्होंने रिडीम होना है, या फिर इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि वो उसको रिडीम करवा सकता है, तो फिर हम इसके लिए क्या काउंटिंग करें। अब उसमें आगे मैंने 2 कॉलम बनाए हुए,
प्रेफरेंस डिविडेंड देना भी मैंडेटरी है या प्रेफरेंस डिविडेंड देना डिस्क्रिशनरी है? डिस्क्रिशनरी का मतलब है कंपनी की मर्जी, देना होगा तो देंगे, नहीं देना तो ना दें। मैंडेटरी का मतलब है कि देना ही देना है डिविडेंड। तो ये फिर अकॉर्डिंगली इनके हिसाब से बांटा। जैसे अगर ये आप पढ़ लें, चल मैंने कोशिश पूरी की है कि पूरा इस तरह से डिटेल से लिखा हो कि बात समझ आए। जैसे मैं पहला सेल पढ़ता हूं कि ये प्रेफरेंस शेयर चूंकि रिडीमेबल है तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ये मैं इस वक्त ये दूसरा वाला कॉलम पढ़ रहा हूं, ये वाला। ये वाले प्रेफरेंस शेयर चूंकि डिविडेंड देना हमने जिम्मेदारी रखा हुआ है अपनी, तो जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं जिनमें डिविडेंड भी आएगा और रिडेम्पशन भी आएगी, उनकी प्रेजेंट वैल्यू से लायबिलिटी बनेगी, और ये वही है जो हम अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन अगर डिविडेंड देना जिम्मेदारी नहीं है तो इसको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेंगे। कंपाउंड कैसे लेंगे? जो रिडेम्पशन की अमाउंट है, ये मैं आखिरी कॉलम पढ़ रहा हूं, जो रिडेम्पशन की अमाउंट है जो रिडेम्पशन की अमाउंट है उस रिडेम्पशन की अमाउंट को हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लायबिलिटी कहना है, और जो बाकी बचेगा वो इक्विटी। जो बाकी बचा होगा वो एक्चुअली डिविडेंड की ख्वाहिश उम्मीद को शो कर रहा होगा। तो जब डिविडेंड बटेगा तो वो रिटेन अर्निंग डेबिट होगी, और बाकी इस टेबल के अंदर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आता रहेगा, कैश फ्लो में कुछ नहीं आ रहा होगा, एंड पे जाके रिडेम्पशन आएगी और टेबल जीरो हो जाएगा, जिसे जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। तो ये मैंने ये हरे हरे डब्बों में ये बात लिखी हुई। उसके बाद ये ऑरेंज ऑरेंज डब्बों में क्या लिखा है? रिडीमेबल है और हमारी मर्जी के रिडीमेबल है। अब चूंकि हमारी मर्जी है तो रिडीमेबल है, तो जो इनकी रिडेम्पशन होगी वो तो हमारी मर्जी है, तो ये लायबिलिटी की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहे। अब रहा मतलब डिविडेंड का क्या? अगर डिविडेंड भी हमारी मर्जी है तो ये पूरा का पूरा इक्विटी है, ये दूसरा वाला कॉलम, इट इज कंसीडर्ड एज इक्विटी, ये पूरी इक्विटी है। रिडेम्पशन भी हमारी मर्जी है, डिविडेंड भी हमारी मर्जी है, तो फिर तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ही ना हुई, तो इसलिए फिर ये लेफ्ट राइट वाला कॉलम ये पूरा इक्विटी है। लेकिन अगर डिविडेंड देना जरूरी है तो हम डिविडेंड देने जरूरी को लायबिलिटी लेंगे और रिडेम्पशन को फिर लायबिलिटी नहीं लेंगे। कैसे? डिविडेंड्स की फिगर की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, डिविडेंड की फिगर की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उस प्रेजेंट वैल्यू से डिविडेंड्स की सिर्फ उसको लायबिलिटी लेंगे, और जो बाकी डिफरेंस होगा वो फिर इक्विटी में कंसीडर हो जाएगा। यानी हम इसको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेंगे। और अब जो हमने लायबिलिटी ली है डिविडेंड की पीवी को, तो वो डिविडेंड का ही टेबल बन रहा होगा जिसमें कैश फ्लो में सिर्फ डिविडेंड आएगा, रिडेम्पशन पे कुछ नहीं, बस डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड, और एंड पे टेबल जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने डिविडेंड्स की ही पीवी से लायबिलिटी बनाई है। तीसरा सिनेरियो ये है कि ये नॉन रिडीमेबल है, यानी इररिडीमेबल है। अच्छा, इररिडीमेबल है तो फिर रिडेम्पशन तो पक्का पक्का इक्विटी है, वो लायबिलिटी नहीं है। अगर डिविडेंड देना भी लाजमी नहीं है तो राइट कॉलम ये सारा ही इक्विटी है। लेकिन अगर डिविडेंड देना लायबिलिटी है तो इसकी बिल्कुल वही अकाउंटिंग होगी जो इससे ऊपर ऑरेंज डब्बे में लिखी है। समरी दोबारा बता रहा हूं, रेड डब्बे क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स वापस करने ही करने हैं, या तो करने ही करने या फिर इन्वेस्टर की मर्जी है। इन दोनों सूत्रों के अंदर रिडेम्पशन लायबिलिटी है। अगर डिविडेंड भी देना लायबिलिटी है तो डिविडेंड भी और रिडेम्पशन ये दोनों लायबिलिटीज हैं, तो ये पहले वाले कॉलम के हरे हरे में लिखा हुआ है जो नॉर्मल पहले पढ़ा है। लेकिन अगर डिविडेंड देना हमारी मर्जी है, रिडेम्पशन करना हमारी जिम्मेदारी है, तो रिडेम्पशन वाली अमाउंट को लायबिलिटी लेंगे और डिविडेंड वाली अमाउंट को इक्विटी लेंगे। ऑरेंज डब्बे ये हैं कि हमारी मर्जी है रिडीम करना है कि नहीं करना, तो फिर रिडेम्पशन तो लायबिलिटी नहीं है। अगर डिविडेंड भी हमारी मर्जी है तो राइट वाला डब्बा, और अगर डिविडेंड देना ही देना है तो फिर ये लेफ्ट वाला डब्बा जिसमें डिविडेंड की पीवी को लायबिलिटी ले रहे होंगे और रिडेम्पशन पोर्शन इक्विटी होगा। और आखिरी इररिडीमेबल डिविडेंड रिडेम्पशन तो है ही, हम वापस करनी नहीं है, रिडेम्पशन तो है ही नहीं, तो इसलिए रिडेम्पशन वाला पोर्शन तो इक्विटी ही है। अगर डिविडेंड भी हमारी मर्जी है तो राइट डब्बा है, और अगर डिविडेंड देना है तो ये ऑरेंज डब्बे की तरह हो जाएगा बिल्कुल। आखिर में मैंने एक नोट ये लिखा हुआ है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनमें डिविडेंड अगर किसी साल नहीं दे सके तो अगले साल दे देंगे। अच्छा, क्यूम्युलेटिव होना लाजमी नहीं है कि ये मैंडेटरी हो। मैंडेटरी का मतलब है देने ही देने हैं। क्यूम्युलेटिव डिस्क्रिशनरी भी हो सकता है, यानी ये हो सकता है कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहेंगे डिविडेंड तो हमने देना था लेकिन इस साल हम दे नहीं पा रहे, अगले साल देंगे इंशाल्लाह आपको, तो ये क्यूम्युलेटिव हो गया, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो क्यूम्युलेटिव वर्ड जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी हो, या मैंडेटरी हो तो जरूरी नहीं है कि वो नहीं क्यूम्युलेटिव लिखा हो तो जरूरी नहीं कि मैंडेटरी हो। ये I32 यानी सेट 4 खत्म। इसका आपको मैं एक सवाल डिस्कस करके देता हूं, नहीं रहने दें, आप पास पेपर्स में आइए। दिसंबर 21, एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। ये मेरी बुक में क्वेश्चन 11 है, दिसंबर 21, और सवाल की रिक्वायरमेंट है डिस्कस पार्ट ए हाउ द अबव अरेंजमेंट शुड बी डेल्ट विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 21 की बी उस दौर में सिलेबस में होता था, अब नहीं है, मुझे याद नहीं क्या चीज है, लेकिन अब ये सिलेबस की चीज नहीं है। अच्छा, एक एक करके चलते जाते हैं। ये जो इसका पॉइंट 1 है ना, ये मेरे से एक गलती हो गई है, मुझे IFRS 16 में पार्ट फेंकना चाहिए था, वहां नहीं फेंका गलती से। ये सेल एंड लीज बैक है। ये जब आप IFRS 16 में सेल एंड लीज बैक पढ़ लेंगे ना, तो जिनके पास किताब है वो इसके ऊपर लिख लें, ये पार्ट 1 सेल एंड लीज बैक का है। पॉइंट 2 पढ़ लें, मैं करता हूं डिस्कस। पॉइंट नंबर 2, 1 जनवरी 21 को हम ML हैं, हमने 1.5 मिलियन TFC इशू किए थे 150 रुपए के। ईच TFC इज कन्वर्टेबल, ईच TFC 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट 8% पर एनम कूपन रेट है,
मार्केट रेट उस वक्त 11% चल रहा था। एमएल को उम्मीद है कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगी, लेकिन ये पहले एक चैप्टर में बताया था कि उम्मीद हो या ना हो हमने इसको बांटना ही है। तो ये सादा सा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का सवाल है, क्योंकि डिस्कस करने को कहा है और ये भी कहा है शो ऑल कैलकुलेशंस, ये रिक्वायरमेंट है। तो अब हमने इसकी कैलकुलेशन करके एंट्री नहीं करनी, अंग्रेजी लिखनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यही जो भी पिछले 1 घंटे से करते आ रहे हैं कि हम इनके लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट तोड़ेंगे। इक्विटी कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, लायबिलिटी कंपोनेंट की वैल्यू निकालेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट 11%। उसके जो आंसर निकलेगा उस टोटल में से आंसर को माइनस करेंगे तो इक्विटी कंपोनेंट बनेगा। एंट्रीज का सवाल होता तो एंट्री करके दिखा दे। अब हम इसकी अंग्रेजी लिख रहे होंगे कि इनिशियल रिकॉग्निशन पे इतनी अमाउंट लायबिलिटी, इतनी अमाउंट इक्विटी आएगी और लायबिलिटी की अमाउंट एज फॉलोज निकलेगी, वो कैलकुलेशन दिखाई। फिर साल के एंड पे जो हमने एंट्री करनी थी इंटरेस्ट की, वो अब हम अंग्रेजी में लिख के बता रहे होंगे। तो यही सवाल अगर एंट्रीज का सवाल होता, अब उसने डिस्कस करने को कहा है, तो यही चीज हमने अंग्रेजी में बता दी। ये देखिए, यही काम हम अंग्रेजी में बता रहे हैं। जो कैलकुलेशन करके एंट्री करनी थी ना, वही हम लोग सिर्फ अंग्रेजी में बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें। पॉइंट 3, नहीं, पॉइंट नंबर 3, 2 मिलियन बॉन्ड्स 100 रुपए का ईच, 200 मिलियन के हमने इशू किए। ये आगे जुमला काम का है। ईच बॉन्ड इज मैंडेटरी कन्वर्टेबल इनटू 3 शेयर्स, यानी कन्वर्ट होना ही होना है। तो फिर तो कन्वर्टेबल का सवाल ही खत्म हो गया ना। कन्वर्टेबल को तो हम लायबिलिटी और इक्विटी में इसलिए तोड़ते हैं, क्या पता कन्वर्ट हो जाए, क्या पता अगला कैश ले जाए। ये तो होना ही शेयर्स में कन्वर्ट है। तो जब ये होना ही शेयर्स में कन्वर्ट है तो लायबिलिटी का तो सवाल ही नहीं रहा। और कितने शेयर में कन्वर्ट होना है, अगर ऐसा होता ना कि 200 मिलियन रुपए वर्थ के शेयर्स में कन्वर्ट होगा, देखेंगे तब इस वक्त शेयर की प्राइस क्या है, उतने शेयर्स, तो फिर ये हम लायबिलिटी लेते। लेकिन पता है कि ईच डिबेंचर 3 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये है ही लायबिलिटी, इक्विटी, लायबिलिटी है ही नहीं। अगली बात, इंटरेस्ट इज पेएबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एमएल। लो, इंटरेस्ट भी हमारी अपनी मर्जी पे, तो इंटरेस्ट भी देना कोई जिम्मेदारी नहीं है, पैसे देना तो जिम्मेदारी है ही नहीं, वो तो वैसी शेयर में कन्वर्ट होना है। और इंटरेस्ट भी हमारी मर्जी है, जिम्मेदारी तो रही ही नहीं। जब ये हमारी ही मर्जी है तो ना इन बॉन्ड्स को रिडीम करना हमारी जिम्मेदारी है, ना इंटरेस्ट देना जिम्मेदारी है। बेशक हमारा दिल है कि हम इंटरेस्ट दें, इंटेंड्स टू पे इंटरेस्ट, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। तो जब जिम्मेदारी ही नहीं है तो फिर ये लायबिलिटी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, तो ये पूरा का पूरा इक्विटी में जाएगा और इस पे जब भी इंटरेस्ट दिया करेंगे तो वो रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ करेगी। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 4 पढ़ लें। पॉइंट नंबर 4, क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूम्यूलेटिव, मैंडेटरी नहीं, क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। ईच प्रेफरेंस शेयर इज एंटाइटल्ड टू क्यूम्यूलेटिव डिविडेंड, क्यूम्यूलेटिव डिविडेंड, और द शेयर्स आर ओनली रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ एमएल। हमारी मर्जी पे रिडीम होना है, तो रिडेम्पशन हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और डिविडेंड के बारे में मैंडेटरी लिखा नहीं है। अब उसमें हम 2 असम्पशन ले सकते हैं। हम ये असम्पशन ले सकते हैं कि डिविडेंड मैंडेटरी है, रिडेम्पशन हमारी मर्जी पे, तो रिडेम्पशन वाला पोर्शन इक्विटी है, और जो डिविडेंड है अगर हम उसको मैंडेटरी माने तो पीवी ऑफ डिविडेंड से लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि नहीं ये क्यूमुलेटिव है, मैंडेटरी नहीं है, डिविडेंड भी डिस्क्रिशनरी है, तो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन इक्विटी है। अच्छा, मैं ना आपको एक समरी दोबारा बताता हूं, मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि मैंने ना इस तरह की समरी पहले लेक्चर्स में नहीं बोली भी, इसलिए मेरा दिल कर रहा है दोबारा बोलने को। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, इनमें वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनकी रिडेम्पशन पक्की है, होनी है, या तो होनी है या इन्वेस्टर की मर्जी है, मतलब हम मना नहीं कर सकते। तो फिर अच्छा देखिए, 2 बातें हैं, एक रिडेम्पशन पे पैसा वापस करना है और एक डिविडेंड देना है। इन 2 कॉलम्स में से लेफ्ट कॉलम है जिसमें डिविडेंड देना ही देना है, और राइट कॉलम है जिसमें डिविडेंड देना हमारी मर्जी है। ये हेडिंग दी है मैंने कॉलम की। रिडेम्पशन मैंडेटरी है, रिडेम्पशन देनी देनी है, डिविडेंड भी देना ही देना है, तो ये प्रॉपर पूरी लायबिलिटी है। ये लेफ्ट मिड वाला कॉलम है, यानी लेफ्ट वाला हरा कॉलम है। राइट कॉलम, रिडेम्पशन देनी देनी है, डिविडेंड हमारी मर्जी है, तो सिर्फ रिडेम्पशन वाले पोर्शन की पीवी निकाल के उसको लायबिलिटी लेंगे और बाकी को इक्विटी लेंगे। तो जब डिविडेंड दिया करेंगे तो इक्विटी डेबिट हुआ करेगा, और जब रिडेम्पशन देंगे तो एंड पे वो लायबिलिटी डेबिट होगी। तब तक ये अमोर्टाइज कॉस्ट वाले टेबल में चलेगा, 0 कूपन की तरह, ऑरेंज वाले डब्बे। रिडेम्पशन हमारी मर्जी से,
तो जब रिडेम्पशन हमारी मर्जी से है तो इसका मतलब लायबिलिटी नहीं है, तो रिडेम्पशन तो लायबिलिटी नहीं है। अगर डिविडेंड भी हमारी मर्जी से है तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है, ये राइट वाला ऑरेंज कॉलम। लेकिन अगर डिविडेंड देना ही देना है तो रिडेम्पशन हमारी मर्जी है, डिविडेंड देना ही देना है, तो ये जो ऊपर हरा कॉलम था ये इसका उलट हो जाएगा। इसमें पीवी ऑफ डिविडेंड को लायबिलिटी बनाना पड़ेगा और जो रिडेम्पशन है उसको इक्विटी रखना पड़ेगा। नीले वाले, ये ग्रे वाले कॉलम। डिविडेंड देना इररिडीमेबल है, प्रेफरेंस शेयर वापस ही नहीं होने, तो रिडेम्पशन का तो किस्सा ही खत्म हो गया, तो रिडेम्पशन तो पक्की इक्विटी है। अगर डिविडेंड देना भी हमारी मर्जी है तो फिर डिविडेंड भी इक्विटी हो गया और ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट इक्विटी हो गया। ये मेरे सर के पीछे जो कॉलम नजर आ रहा है ये। लेकिन अगर इररिडीमेबल है तो रिडेम्पशन तो इक्विटी है, डिविडेंड देना लाजमी है, तो जो पीवी ऑफ डिविडेंड है वो लायबिलिटी बनेगी और बैलेंसिंग फिगर इक्विटी होगी। बिल्कुल इससे ऊपर वाला ऑरेंज कॉलम, ये दोनों बिल्कुल सेम लिखे हैं। ये प्रेफरेंस शेयर्स इस तरह से मैंने पहले किसी क्लास में नहीं बताया, ये शरह सदर ही मुझे अभी हुआ है, पहले मैंने इस तरह की समरी बताई नहीं थी, बस कह देता था पढ़ लें कि मुझे शरह सदर अब हुआ है। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स की सारी कहानी, बड़ा ही खूबसूरत टेबल है, ये आप याद कर लीजिएगा। और ये इस पे जो सवाल आया था एक ही, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जी हमारा सेट 4 खत्म हो गया। अच्छा, अब ना मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने शुरू में भी कहा था लेक्चर 40 के शुरू में, ये वीक ना मैं उम्रे पे हूँ और मैंने अब इसके बाद हेजिंग पे लेके जाना है। तो हेजिंग चूंकि मैंने फ्लो में कॉन्सेप्ट बनाने हैं, तो मैं इसलिए इरादा ये था कि मैं आज ही उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवा पाया, तो इस वीक में आपको इसी वजह से ये 2 ही लेक्चर्स मिल सकेंगे। मेरी वापसी है इंशाल्लाह जुम्मे को, अगले जुम्मे को। ये जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ये जुम्मे रात है, तो अगले जुम्मे से मेरी वापसी इंशाल्लाह हो जानी है। तो बीच में ये जो आपकी क्लासेस मैंने पीर मंगल बुध को पढ़ानी थी, ये वो मैं सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड करा पाया हूँ। बाकी मैं इंशाल्लाह वापस आके जुम्मे को पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ना 2-3 क्लासेस और रिकॉर्ड करा के ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पोर्शन उसमें निकाल दूं। उसके बाद मैंने कंसोलिडेशन शुरू करनी है। तो मैंने ये जो आपको क्लास 2 दी है, मेरा इरादा 4 का था लेकिन नहीं कर सका टाइम की वजह से, तो मैं 2 ही कर सका हूँ। बाकी इंशाल्लाह वापस आके मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की रिमेनिंग 3 क्लासें कराऊंगा, वो हेजिंग की क्लास होंगी, बड़ी तगड़ी क्लासें होंगी। और फिर इंशाल्लाह, और ये चूंकि ये वाली वीडियो मैंने फिजिकल वालों से भी शेयर की हुई है, तो मैं हेजिंग वाली कोशिश करूंगा कि वीडियो ही रिकॉर्ड कराऊं इसी तरह से, ताकि आप लोग ना उसको बार-बार भी सुन सकें। तो उसके बाद फिर मैं अगली फिजिकल क्लास जो दूंगा उससे फिर मैं इंशाल्लाह कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग मेरी दुआ का हिस्सा रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।